नमस्कार दोस्तों। प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो सिलेबस दिया है उसमें हमें एक टॉपिक गिवन है ई गवर्नेंस। तो आज हम ई गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे। और तो ई गवर्नेंस जो है हमारे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई और गवर्नेंस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन या सुशासन, यानी कि सरकार के काम करने के जो तरीके होते हैं उसको हम शासन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो सरकार जो काम करती है, यानी कि सरकार को स्मार्ट बनाना ही हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। और ई गवर्नेंस का जो ध्येय वाक्य या फिर टैग लाइन है वो क्या है? वो है एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। तो पहले क्या होता था कि पहले लोगों को अपना कोई भी सरकारी काम करना होता था तो काफ़ी समय लग जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। कभी कभी तो दिन निकल जाते थे और फिर भी काम नहीं हो पाता था। अगर कोई छोटा सा भी काम करना है तो लोगों को हफ्ते भर तक सरकारी जो ऑफिसेस होते थे उनके चक्कर काटने पड़ते थे। कभी इस टैक्स पे तो कभी उस टैक्स पे उनको भेजा जाता था। तो इन्हीं परेशानी को समझते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझते हुए सरकार ने ई गवर्नेंस के जो है स्टार्ट किया, यानी कि प्रशासन ने जो सरकार है उसने ई शासन को शुरुआत किया। गवर्नेंस क्या होता है कि जो सरकार ना जो जनता के लिए काम करती है तो काम करने के जो तरीके होते हैं उसको गवर्नेंस कहते हैं। यानी कि शासन सभी नागरिकों के कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा सार्वजनिक सेवाओं तथा आर्थिक विकास, लोगों के लाभों तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करने से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? हम शासन या गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है। और जब यही सुविधाएं जो है लोगों तक, सभी नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है। तो ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक है, अर्थात सरकार को स्मार्ट सरकार बनाना ही हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। स्मार्ट में क्या जाता है? एस का मतलब होता है हमारा साधारण या सिंपल। एम का मतलब हो जाता है हमारा मॉरल यानी कि नैतिक। ए का मतलब अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदार बनाना सरकार को। आर का रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी बनाना सरकार को। और टी का मतलब ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना सरकार को। यानी कि हम कह सकते हैं जो ई गवर्नेंस है ना उसको, इसमें क्या होता है? सरकार को सिंपल यानी कि जो सरकार के काम करने के जो तरीके होते हैं उनको साधारण बनाना, ताकि सारे लोगों को उनको जो समझ आ सके नागरिकों तक। और उसके बाद नैतिक होना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और सरकार को जिम्मेदार बनाना, उत्तरदायी बनाना और पारदर्शिता होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए ई गवर्नेंस प्रारंभ की गई थी। अर्थात क्या होता है कि सरकार जो होता है ना, सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और अन्य जो सरकारी विभागों को डिजिटल माध्यम यानी कि जो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए सूचनाएं जो होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको प्रदान करना ही हमारा क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। और ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता व तीव्रता लाना, ताकि कोई भी काम हो वो ज़्यादा टाइम ना ले और जल्दी से जल्दी हो जाए। इस चीज़ के लिए ई गवर्नेंस को लेके आया गया था। ई गवर्नेंस क्या होता है? जो पारंपरिक यानी कि जो पहले ज़माने में होता था ना कि कागजी कार्य प्रणाली के स्थान पर सूचनाओं और संचार जो प्रौद्योगिकी है के प्रयोग करके सरकारी प्रक्रिया में डिजिटल बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हमारी ई गवर्नेंस कहलाती है। और ई गवर्नेंस की जो स्टार्टिंग मानते हैं तो स्टार्टिंग हुई थी 1969 में। सबसे पहले अमेरिका के यानी कि यूएसए में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। देखो, किसी भी देश के नागरिकों को सरकारी जो सेवाएं होती हैं, सूचनाएं प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। और भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति कब हुई थी? 1970 के दशक के दौरान हुई थी। और वो क्या हुआ, कैसे हुआ था? चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई थी। भारत में 1970 के दशक में हुई थी, जबकि विश्व लेवल पे देखा है तो 1969 में होगी थी। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। और 1970 में क्या होता है? 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में होती है। कब हुई? 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना होती है। ये ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था भारत में, क्योंकि इससे क्या हो गया? सूचना और जो हमारे संचार कम्युनिकेशन है उस पर ध्यान केंद्रित किया, फोकस किया गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है 1977 में होता है। 1977 में क्या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने देश के सभी जिला जो जितने भी जिला है उनके कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। किसने किया था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 1977 में।
सभी मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो कार्यालय यानी ऑफिसेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उनको डिजिटलाइज करने के लिए, कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया गया था। और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च हुआ, क्या हुआ था, NIC निक नेट, यानी इसको बोलते हैं निक नेट, NICNET ये प्रारंभ किया गया था। कब, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, और ये एक क्रांतिकारी कदम था। फिर आ जाता है 18 मई 2006 को, देखो भारत सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना चलाई। NEGP बोलते हैं इसको, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत की। कब किया गया था, 18 मई 2006 को किया गया था भारत में। इसके अंतर्गत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी कि MMP बोलते हैं इसको, लॉन्च किए गए थे। कितने लॉन्च किए गए थे, 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। किसके तहत किया गया था, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत। और कब किया गया था, 18 मई 2006 को किया गया था। जैसे इसमें क्या था, पासपोर्ट सेवा परियोजना, बैंकिंग हो गया, भूमि रिकॉर्ड रखना, पेंशन हो गया, ई कोर्ट्स की और जो अन्य जो सेवाएं हैं वो हो गए। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब स्टार्ट हुई थी, 18 मई 2006, और इसके तहत क्या हुआ है, 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट किया गया, लॉन्च किए गए थे। और जो NEGP यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, इसका ध्येय यानी कि टैग लाइन क्या है, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। अब हम देखेंगे कि जो ये ई गवर्नेंस होती है उसकी परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या है, यूनेस्को ने ई गवर्नेंस को कैसे परिभाषित किया, उसने कहा कि ई शासन को यानी ई गवर्नेंस को जनता तथा अन्य एजेंसियों को सूचना के प्रसार की सक्षमता, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया तथा सरकार के प्रशासनिक कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग के रूप में समझा जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी थी, यूनेस्को ने दी थी। ऐसे क्या बोलते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि सीमाहीन यानी कि बिना किसी बाउंड्री के पहुंच और सुरक्षित तथा अंत विभागीय सीमाओं को पार करते हुए सुरक्षित और सूचना के प्रामाणिक प्रवाह और नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवा प्रदान करने हेतु एक पारदर्शी शासन के रूप में स्मार्ट ई शासन की परिकल्पना किसने की थी, APJ अब्दुल कलाम ने की थी। अब हम देखेंगे कि जो ई सूचना है यानी ई गवर्नेंस है उसके घटक कितने होते हैं। उसके घटक होते हैं 4। कौन से होते हैं, सरकार से नागरिक, और सरकार से सरकार यानी कि सरकार से नागरिक आता है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। और दूसरा घटक आ जाता है हमारा सरकार से सरकार यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। थर्ड आ जाता है सरकार से बिजनेस यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B बोलते हैं इसको। और फोर्थ आ जाता है हमारा सरकार से एम्प्लॉय यानी कि G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सबसे पहले आ जाता है हमारा G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक। इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार सीधे नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है, उसको क्या कहते हैं हम, गवर्नमेंट टू सिटीजन या सरकार से नागरिक घटक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसका, एग्जाम्पल में हम कैसे सरकार से जो सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिकों को मिलते हैं, एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड बनवाने जैसी सुविधाएं अब ऑनलाइन हो गई है। पहले तो हमें ऑफिस जाके बनाने पड़ते थे, तो इसीलिए अब इसको क्या बोलते हैं, इनको जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने जैसी सुविधाएं क्या आ जाएंगी हमारे, किसके अंदर आती हैं, ये आती है हमारे G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत आ जाती है। और इसमें हम वो भी ले सकते हैं जैसे कि बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, गैस कनेक्शन का बिल जो भुगतान होता है वो अब ऑनलाइन होते हैं ना, तो इस चीज़ को भी G2C में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा G2B यानी सरकार से व्यापार। इसमें क्या आता है, यह सरकारी विभागों और व्यवसायों के बीच जो संवाद और प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम, G2B कहते हैं यानी सरकार से व्यापार। जैसे टैक्स भुगतान आ जाता है या टेंडरिंग आ जाता है, लाइसेंस प्रक्रिया आ जाती है, ये इसमें किस में आएंगे, ये आ जाते हैं सरकार से व्यापार। और इसमें और एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे निविदा कंपनियां ऑनलाइन आवेदन सरकारी परियोजनाओं के मामले में भाग ले सकती हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा G2G यानी सरकार से सरकार। इसमें क्या होता है, हाँ, यह सरकार और सरकार या विभिन्न सरकारी जो विभागों के बीच समन्वय किसमें आती हैं, ये आती है हमारी G2G में आ जाती है, ठीक, यानी सरकार से सरकार। इस बार समझ सकते हैं जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उनके बीच क्या है, समन्वय और सूचना का आदान प्रदान डिजिटल वे में होना ही क्या होता है हमारा सरकार से सरकार। जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य योजनाओं की जानकारी, फंड का वितरण डिजिटल वे में, विभिन्न विभागों का आपस में ऑनलाइन कार्य जितने भी होता है उसको हम G2G में यानी सरकार से सरकार घटक में शामिल करते हैं। और नेक्स्ट यानी कि चौथा जो घटक है हमारा ई गवर्नेंस का, वो है सरकार से कर्मचारी। इसमें क्या आ जाता है हमारा, यह सरकार व सरकारी कर्मचारियों के बीच संवाद का डिजिटलीकरण होता है। और जैसे इसमें क्या आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, छुट्टी का रिकॉर्ड या फिर अन्य जो प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन है वो किस में आता है हमारा G2E में आ जाता है, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में। और ई गवर्नेंस है ना हमारा, ये PP मॉडल पर आधारित है, PPP मॉडल पर आधारित है। PP मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट। बट क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस तो हमारा ये सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल पर बेस्ड है। पर जितने भी सारे क्या बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे गवर्नेंस या फिर जो मॉडल होते हैं वो गवर्नेंस के सारे क्षेत्रों में लागू होता है। PPP में जो मॉडल है वो सारे क्या बोलते हैं गवर्नेंस यानी सरकार के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, ये ज़रूरी नहीं होता है। और PPP का मतलब क्या होता है, ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि इसमें सरकारी संगठन और निजी उद्यम दोनों की ताकतों को मिलाने का एक तरीका होता है। यानी दोनों पार्टनर्स होते हैं मिल के हालांकि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें सरकार भी भागीदार होती है और जो निजी उद्यमी होते हैं उनका भी उसमें हिस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ई गवर्नेंस के चरण। ई गवर्नेंस के कितने, वो भी 4 चरण होते हैं। सबसे पहले उपस्थिति, फिर सहभागिता, लेन देन और बदलाव ही हमारे क्या होते हैं, ई गवर्नेंस के चरण होते हैं। और ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या होते हैं, ई गवर्नेंस का उद्देश्य आ जाता है एक तो पारदर्शी, यानी सरकारी कार्यप्रणाली को जनता के लिए अधिक पारदर्शी बनाना ही ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार को कम करना। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने अगर कोई भी पोस्ट कर ली तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ अभी हमारा जो हमने जो पोस्ट किया था वो कहाँ पे पहुंचा, उसकी लाइव और लोकेशन हमें पता चलती है और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ रेफर किया गया है, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ट्रैक होते हैं। पहले क्या होता था कि अगर हमने यहाँ से पोस्ट कर दिया तो हमें पता ही नहीं चलता था कि वो कौन से डिपार्टमेंट में किस विभाग के पास वो वैसे टेबल में पड़ी होती थी। तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार को पारदर्शी बनाना ताकि जो सरकारी कार्यप्रणाली है वो जनता के लिए अधिक पारदर्शी बन सके। नेक्स्ट आ जाता है सरकार को उत्तरदायी बनाना, यानी कि यह सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही को बढ़ाती है। क्योंकि अब ऑनलाइन होता है तो पारदर्शिता बनी रहती है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं तो क्या होता है, ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पहुँचा है, किस विभाग पे, कब, कितने समय में वहाँ से एक्शन लिया गया है। हमें A to Z जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उस चीज़ से लेके तो वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। तो जो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी क्या होती है, उत्तरदायी या जवाबदेही बढ़ जाती है। इस वजह से उनको अपने सिस्टम में अपडेट करना होता है। और नेक्स्ट उद्देश्य आ जाता है हमारा कुशलता। कुशलता में क्या होता है, जो कार्य हो जाए तेजी से और कम लागत में संपन्न हो जाते थे। पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था तो हफ्तों तक एक ही काम करने के लिए, एक ही डॉक्यूमेंट बनाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। इससे हमारी लागत भी ज़्यादा, कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी, यानी कि खर्चा भी अधिक होता था और समय भी ज़्यादा लगता था। अब ऑनलाइन घर बैठे बैठे अप्लाई करते हैं और वो टाइम पे भी काम हो जाता है। इसलिए ई गवर्नेंस का एक उद्देश्य कुशलता भी है। और नेक्स्ट उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य है सुगमता, यानी कि नागरिकों को जो सेवाएं हैं आसानी से उपलब्ध होती है किससे, ई गवर्नेंस की वजह से। फिर आ जाता है ई गवर्नेंस के स्तंभ, यानी कि ई गवर्नेंस के स्तंभ कितने हैं, ये भी 4 आ जाते हैं, जनता, प्रक्रिया, प्रौद्योगिक और संसाधन।
अब हम देखेंगे कि भारत में ई गवर्नेंस के प्रयास, यानी कि भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत तो 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डाटा गहन करने के प्रबंधन के लिए आईसीटी के प्रयोगों के साथ होगी थी। 1970 में क्या हुआ था, हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की थी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में वो क्या था, हमारा सबसे बड़ा कदम था, क्योंकि इससे क्या हुआ, सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये क्या था, यह देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया गया था। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में फिर 1987 में, अभी ये बताया था मैंने आपको कि निक नेट यानी कि राष्ट्रीय उपग्रह आधारित सूचना कंप्यूटर नेटवर्क शुरू किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1987 में। ये भी ई गवर्नेंस की दिशा, मतलब कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो जो भारत सरकार ने ई गवर्नेंस के प्रमुख प्रयास किए थे, उसमें सबसे पहला प्रयास आ जाता है हमारा सिटीजन चार्ट्स, यानी कि इसे नागरिक घोषणा पत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर सरकारी जो ऑफिस होता है ना, उसके बाहर पे इस बात की घोषणा करना कि उस सरकारी दफ्तर में नागरिकों के हित में क्या काम किया जाता है, ताकि नागरिक उस काम के लिए उस संस्थान में जा सके। इसी को नागरिक चार्ट्स यानी सिटीजन चार्ट्स कहते हैं। इसका कब किया गया था ये प्रारंभ किया गया था 1990 में किया गया था। ठीक है, मतलब कि यह किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली, इसमें क्या है, कोई भी संगठन या कोई भी ऑफिस है, उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के जो सेवा के मानकों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं का समूह है। सिटीजन चार्ट्स क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है जो संगठन को पारदर्शी, यानी कि ऑफिस को पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिक जो नागरिक होते हैं, नागरिक केंद्रीय बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा IRTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। और IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए क्या करते हैं हम, यानी कि IRCTC के द्वारा क्या करते हैं हम, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। यह क्या होती है, जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे है कि एक सहायक कंपनी है। और भारतीय रेलवे के जो टिकट बुकिंग हो गया या फिर खान पान हो गया, पर्यटन जैसी सेवाएं क्या करती है, हमारी IRCTC प्रदान करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट 2000। इसमें क्या था, साइबर अपराधों से बचाने हेतु जो प्रावधान किए गए थे वो क्या था, हमारा सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के तहत किया गया था। भारतीय संसद द्वारा यह क्या है, भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। कब किया गया था, 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता था, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था निर्धारित किया गया था। किसके तहत, सूचना तकनीकी अधिनियम। पहले सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 से पहले क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं ना, उनको मान्यता नहीं थी। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कोई सबूत पेश करोगे तो उसको मान्यता नहीं दी जाती थी। परंतु जब सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 लेके आया गया, यानी कि इसको लागू किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को, तब से जो है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देगी। अगर आप और जो साइबर अपराध होते हैं उसके लिए न्याय व्यवस्था निर्धारित की गई थी। किसके तहत, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के तहत। नेक्स्ट आ जाता है सूचना का अधिकार, जो कि लागू हुआ था हमारा 12 अक्टूबर 2005 को। ये भी हमारा क्या है, सूचना के अधिकार के द्वारा सरकार अपने नागरिकों के लिए क्या करती है, कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करती है। यानी कि अब सूचना के अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 के द्वारा क्या है, सरकार कोई भी मतलब अगर सरकार से किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है और सरकार को वो इंफॉर्मेशन हमें मतलब नागरिकों को देनी पड़ती है। और ये भी हमारा ई गवर्नेंस की ओर एक बड़ा कदम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ई शासन योजना या नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP। ये कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 18 मई 2006 को।
पहले बताया मैंने कि ये भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी एक योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराना है। और इसके तहत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए गए थे और जिसका ध्येय वाक्य है हमारा क्या है, एक कदम आपकी ओर एक कदम आपके लिए। और सरकार का नेक्स्ट प्रयास ई गवर्नेंस में क्या है, आधार कार्ड योजना। आधार कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था 28 जनवरी 2009 को हुआ था। और 28 जनवरी ये क्या है, भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। यानी कि जो आधार कार्ड है वो क्या होता है, एक हमारा पहचान पत्र होता है। और इसमें क्या होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं ना, आधार नंबर होता है हमारा, वो कितने अंकों का होता है, वो होता है 12 अंकों की विशिष्ट संख्या छपी होती है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड को हम पहचान मतलब कि एड्रेस प्रूफ के तौर पे नहीं ले सकते, ठीक है। ये सिर्फ एक पहचान पत्र होती है कि हाँ ये इंडियन मतलब कि सिटीजन है और यहाँ पे रहता है, ऐसे मतलब कि उसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी छपी होती है। परंतु इसको हम आधार कार्ड को एज अ एड्रेस प्रूफ नहीं क्या बोलते हैं लगा सकते। एड्रेस जो एड्रेस प्रूफ होता है उसके तौर पर नहीं लिया जाता आधार कार्ड को। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 16 जुलाई 2009 को कॉमन सर्विस सेंटर प्रारंभ हुए थे। और CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 को पहला जो इसका चरण था वो तो 16 जुलाई 2009 को प्रारंभ हो गए थे। और कॉमन सर्विस सेंटर का दूसरा चरण जो है 2015 में प्रारंभ किया गया था। और CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है माय गवर्नमेंट। माई गॉव देखो GOV यानी इसको कब प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था हमारा 26 जुलाई 2014 को प्रारंभ किया गया था। और इसमें क्या होता है, भारत सरकार का एक पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बटाने के माध्यम से कार्य करना ही क्या होता है हमारा माई GOV है। और माई गवर्नमेंट की जो साइट है यानी कि इसका जो लिंक है वो क्या होता है mygov.nic.in। इसका क्या है इसके तहत हम माई GOV की साइट पर पहुंच सकते हैं और वहाँ पे हमें जितनी भी सरकारी क्या बोलते हैं योजनाएं हैं उनके बारे में हम माई गवर्नमेंट पोर्टल पे देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा PMG दिशा। PMG दिशा क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। यानी कि यह क्या एक डिजिटल साक्षरता योजना है। और इसका जो पहला चरण था ना वो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के रूप में कब शुरू किया गया था, 2014 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राज्यों केंद्र शासित प्रदेश यानी कि स्टेट्स एंड यूटीज में ग्रामीणों के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना ही PMG दिशा का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लगभग 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, ताकि उनको जो ये ई गवर्नेंस की जो सेवाएं हैं उनको यूज करना वो सीख सके। इसीलिए जो ग्रामीण इलाके हैं राज्यों के या फिर यूटीज में वहाँ पे 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर करने के लिए PMG दिशा जो है एक सरकारी योजना है, इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिजिटल इंडिया और इसको हम डिटेल में करेंगे। बाकी जो सरकार के और जो अन्य प्रयास हैं उनको भी हम एक एक करके डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।